हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत 7th एडिशन मार्केट में आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं लक्ष्मीकांत 7th एडिशन को लक्ष्मीकांत 6th एडिशन के साथ और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज्ड एडिशन के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज्ड एडिशन और लक्ष्मीकांत 6th एडिशन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न्ड। तो इन दोनों बुक्स के अंदर जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंस है वो बेसिकली इनके कलर का है, इनके प्रिंटिंग का है और इसके अलावा इस बुक के साथ कुछ कंसेप्चुअल वीडियोस हैं जो कि इस बुक के पीछे लिखी हुई हैं। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली इन दोनों बुक्स के अंदर कंटेंट का कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लक्ष्मीकांत 7th एडिशन की तो कंटेंट का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पर 12 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग 80 चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी बहुत ही मेजर चेंजेस हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 7th एडिशन का प्रीफेस देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस इस एडिशन में किए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 12 न्यू चैप्टर्स को ऐड किया गया है। उसके अलावा एक अपेंडिक्स ऐड किया गया है। लास्ट 4 ईयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है और लास्ट 3 ईयर्स के मेंस के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ईयर वाइज ब्रेकअप किया गया है यूपीएससी क्वेश्चंस का फॉर प्रीलिम्स और मेंस दोनों, और बताया गया है कि ना सिर्फ ये 12 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के अंदर कुछ न्यू आइटम्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो न्यू चैप्टर्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग कंटेंट को डिटेल में देखेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्नॉलेजमेंट में अगर आप देखें तो इस बार एक्नॉलेजमेंट थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। ये पार्ट पूरा नया ऐड किया है जिसके अंदर मेंशन किया है कि उन्होंने काफ़ी सारे डेटा, एनुअल रिपोर्ट्स और अदर कमेटीज़ की रिपोर्ट्स और कमीशंस की रिपोर्ट्स को ऐड किया गया है जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत सर ने मुझे और बुक्सतावा यूट्यूब चैनल को भी एक्नॉलेज किया है फॉर क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर द ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट की। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर टोटल 92 चैप्टर्स हो गए हैं। अगर आप 6th रिवाइज्ड एडिशन से इसे कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर टोटल 80 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 12 चैप्टर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। चलिए अब एक एक करके इन चैप्टर्स की डिटेल में जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों चैप्टर्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो 3rd चैप्टर ऐड किया गया है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एंटायरली एक न्यू चैप्टर है। यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किस तरह से डिफाइन किया है, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे कि इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। 6th एडिशन या फिर 6th रिवाइज्ड एडिशन अगर आपके पास है तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आता है चैप्टर नंबर 7 सिटीजनशिप। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर से रिलेटेड कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर OCI कार्ड होल्डर के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन से रिलेटेड भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं एज सम माइनर चेंजेस। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हुए यहाँ पर ये जो ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस है, इसके अंदर ये पेज नंबर 157 है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। हालांकि ये चेंजेस कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। आप अगर देखें तो पुराने एडिशंस में सिर्फ 12 पॉइंट्स मेंशन्ड है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपको 7th एडिशन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, वापस से हम लोग 158 पेज पे जाते हैं। ये जो पंची कमीशन रिपोर्ट है इसको थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो वहाँ पर आपको टर्म ऑफ रेफरेंस भी देखने को मिलेगा। उस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और पंची कमीशन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। पॉइंट सेम है, कोई भी एडिशनल पॉइंट ऐड नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा बेटर वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है।
चलिए आगे के चैप्टर्स को देखते हैं क्या क्या चेंजेस वहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर इंटर स्टेट रिलेशंस और इमरजेंसी प्रोविजंस, इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रेसिडेंट की, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। खासकर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिलेटेड यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, जहाँ पर एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशंस की बात हुई है। तो वो सारे चेंजेस अभी इस चैप्टर के अंदर अपडेट कर दिए गए हैं। बाकी कंटेंट एज इट इज़ सेम है, 6th एडिशन और 6th रिवाइज्ड एडिशन की तरह है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बट अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो बेसिक चेंजेस के अलावा यहाँ पर एक एडिशनल टॉपिक ऐड किया गया है केयर टेकर गवर्नमेंट का। यहाँ पर बताया गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है और उसका रोल क्या होता है। इसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 21 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो ऐसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐड कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीवियस बुक में देखेंगे तो वहाँ पर कई जगह पर लिखा है कि एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और आगे की डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का नाम नहीं दिया था। तो वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 22 कैबिनेट कमिटीज़ पर। यहाँ पर कुछ डिटेल्स और ऐड कर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पेज नंबर 221 पर लेकर चलूँ, तो आपको यहाँ पर देखिएगा फंक्शंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज़ में टोटल 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस एडिशंस में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की कुछ डिटेल्स को ऐड कर दिया गया है। तो फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी और फंक्शंस ऑफ कैबिनेट कमेटीज़ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर है पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एडिशंस में विप के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर चीफ विप को भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर ओवरऑल इस चैप्टर में ऐड कर दी गई हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की, तो यहाँ पर एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स। ये टॉपिक पहले वाले एडिशंस में नहीं था। अब अगर आप पुराने एडिशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक चैप्टर और हुआ करता था पार्लियामेंट्री फोरम से रिलेटेड, उसे रिमूव कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जुरिसडिक्शन ऑफ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस एडिशंस में एक और सेक्शन हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सेक्शन, उसे रिमूव कर दिया गया है। उसको एक्चुअली एक दूसरे चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जुडिशियल रिव्यू। इस पूरे चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ ही है। और अगर हम लोग बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो मोस्टली कंटेंट तो सेम है प्रीवियस एडिशंस की तरह, लेकिन यहाँ पर एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया है, एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट चैप्टर PIL के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। और अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट में, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 30 गवर्नर के अंदर, इसके अंदर क्वालिफिकेशन, ओथ और कंडीशन वाला जो सेक्शन है, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। यहाँ पर एक्चुअली सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं होता था। बेसिकली सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को आप लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नर से रेलेवेंट जितनी भी सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, इश्यूज़ इन द गवर्नर्स फंक्शनिंग। इसके अंदर भी कुछ सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को ऐड किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है चीफ मिनिस्टर। इसके अपॉइंटमेंट सेक्शन के अंदर जितनी भी सरकारी कमीशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस हैं, उन सारी रेलेवेंट रिकमेंडेशंस को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट करती हैं चीज़ों को अच्छे से कंसोलिडेट करने में। इसके बाद हम आते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो वैलिड हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर के अंदर अपडेट कर दिया गया है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट को थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, बाकी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनको निकाल के एक ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर बना दिया गया है। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स थे लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्ट्रक्चर एंड जुरिसडिक्शन, वो तो एज इट इज़ हैं, वो इसी चैप्टर के अंदर है। लेकिन इसके अलावा एक और चैप्टर यहाँ पर बनाया गया है, लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स। तो ये सारे टॉपिक्स पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर हुआ करते थे। इन सब टॉपिक्स को निकाल कर लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स बना दिया गया है।
हालांकि यहाँ पर एक नया टॉपिक भी ऐड हुआ है, वो है कमर्शियल कोर्ट्स। अगर बात करें ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आता है चैप्टर नंबर 37, जो ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर है। इसके अंदर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकी डिटेल्स मिलती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 38 की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब आप लोग इस काउंट को भी समझ पा रहे होंगे कि प्रीवियस एडिशन में 80 चैप्टर्स थे और इस एडिशन में 12 चैप्टर्स को ऐड किया गया है, तो टोटल चैप्टर्स हो गए 92। लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर के अंदर से कुछ कंटेंट निकालकर एडिशनल एक चैप्टर बनाया गया है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसको ऑल टुगेदर हटा दिया गया है। वो चैप्टर है पार्लियामेंट्री फोरम्स। तो चलिए अब आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पर चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज, चैप्टर नंबर 40 म्यूनिसिपैलिटीज़, इन दोनों चैप्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6th एडिशन और 6th रिवाइज एडिशन के अंदर नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ अपडेटेड नहीं थी, तो यहाँ पर एक्चुअली उसको अपडेट कर दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्यों मर्ज किया गया था, इसके पीछे की जो गवर्नमेंट की रीजनिंग थी उसको भी काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 42 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ में। यहाँ पर एक्चुअली थोड़े से अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया के बेस पर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, वो क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है, तो चेंजेस यहाँ पर भी हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज़, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, सीएजी, एजीआई, एजीएस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोगों को 6th रिवाइज एडिशन और 6th एडिशन में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक नया चैप्टर ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस का, तो ये ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर है। तो बेसिकली जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज़ हैं उनके कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, एज, ओथ, टर्म, सैलरीज, रेजिग्नेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिलती है टेबुलर फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप नीति आयोग को देख रहे हैं। नीति आयोग से रिलेटेड डिटेल्स हमें पिछले एडिशंस में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी ऐड कर दिया गया है। ये ऑल टुगेदर एक न्यू सेक्शन है जो कि नीति आयोग में ऐड किया गया है इस एडिशन के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 57 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC की, तो यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड किया गया है प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये पहले नहीं था। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया है। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये भी पिछले एडिशन में नहीं था, तो ये भी एक नया चैप्टर है। CIC के अंदर कोई चेंज नहीं है, SIC के अंदर कोई चेंज नहीं है, CBC के अंदर कोई चेंज नहीं है, CBI के अंदर कोई चेंज नहीं है, लोकपाल एंड लोकायुक्त के अंदर कोई चेंज नहीं है, NIE के अंदर कोई चेंज नहीं है, NDMA के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर ऐड किया गया है। हालांकि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स ऐड किए गए हैं ये काफ़ी थॉटफुली ऐड किए गए हैं और ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। इसी तरह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया है। फिर डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक न्यू चैप्टर है जो ऐड किया गया है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन या फिर 6th रिवाइज एडिशन है तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 72 के अंदर आपको इलेक्शन लॉज के अंदर डीलिमिटेशन एक्ट 2002 से रिलेटेड डिटेल्स मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा एलेबरेट किया गया है। वो डिटेल्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग बात करें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस की, तो यहाँ पर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है विद इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 97th अमेंडमेंट। ये पहले वाले एडिशंस में नहीं था। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। स्पेसिफिक प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस पहले भी था। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, ये भी पहले के एडिशंस में था।
चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल डायनेमिक्स की। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़, इलेक्शंस, इलेक्शन लॉज, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन वोटिंग बिहेवियर के अंदर आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। बाकी कोलिशन गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन और फॉरेन पॉलिसीज़ एज इट इज़ हैं, इसके अंदर कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली में बहुत अच्छे से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। कंटेंट में भी चेंजेस हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग कुछ ज़्यादा ही हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 12 यानी जजमेंट्स एंड डॉक्ट्रिन्स के ऊपर। यहाँ पर चैप्टर नंबर 90 और चैप्टर नंबर 91 ये 2 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 90 के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को इंक्लूड किया गया है और उनके इम्पैक्ट को भी। तो मेंस के आंसर लिखते वक्त तो ये इंपॉर्टेंट है ही और प्रीलिम्स के लिए भी है। तो इसके बाद हम लोग बात करें अगर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो ये एक ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर ऐड किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इवन दो ये एक नया चैप्टर यहाँ पर ऐड हुआ है और इसको डिटेल में इसमें समझाया गया है, लेकिन बुक्सतावा का कोर्स अगर आपके पास है तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में अपने कोर्स के अंदर कवर की हुई है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखने के लिए आपको जाना होगा बुक्सतावा ऐप पर, जहाँ पर हमें इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर कई सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर है इंडियन पॉलिटी वीडियोज़। इसके अंदर 317 वीडियोज़ हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के पूरे सिलेबस को एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू कवर किया है। यहाँ पर सारी की सारी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। तो हमें स्क्रॉल करना है सुप्रीम कोर्ट फोल्डर तक। सुप्रीम कोर्ट फोल्डर के अंदर हम लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन्स। ये टॉपिक मुझे पहले से ही मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, इसीलिए मैंने इसे कवर किया था, इवन दो ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं था। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग उन डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे जिनकी मदद से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। ये तो हमें पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए वो कई सारे डॉक्ट्रिन्स को कंसीडर करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो डॉक्ट्रिन्स क्या क्या हैं। पहली डॉक्ट्रिन जो हमें देखने को मिलती है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन से। सो बेसिकली बीइंग एन अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपनी अप्रोच लिबरल रखनी चाहिए और साथ ही साथ हर एक प्रोविजन को इस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोविजन के एक एक वर्ड का मीनिंग और रेलेवेंस सामने निकल कर आए। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को। इसमें कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है तो ऑन द डे ऑफ रूलिंग, यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपनी ये इंटरप्रिटेशन अपने किसी जजमेंट में मेंशन करता है, तो ये इंटरप्रिटेशन उस दिन से एप्लीकेबल मानी जाएगी। उस दिन से पहले के जो केसेस हैं उनमें ये इंटरप्रिटेशन मान्य नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा। दिन दी है उसके भारतीय केस की थ्योरी भी 24 अप्रैल 1973 के बाद। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी तो ऐसे केसेस में और है कि तो उन लॉज के लिए आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सभी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, अगर ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के उन प्रोविजंस से कंसिस्टेंट है तो 26 जनवरी 1950 के बाद भी ये चलते रह सकते हैं। बट 26 जनवरी 1950 से पहले से चले आ रहे जो लॉज ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करते हैं या इनकंसिस्टेंट है, उन्हें 26 जनवरी 1950 को इनऑपरेबल मान लिया जाएगा और उन्हें वॉइड कर दिया जाएगा। हालांकि ये लॉज पूरी तरह खत्म नहीं माने गए। कहा गया कि ये इनऑपरेबल है या कहें कि इन्हें एक्लिप्स कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंड सकता है करना। यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे लॉज की स्लाइसिंग अलाउ करता है के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ का जो इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन के जो ही एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज़ 92nd चैप्टर, वो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके क्वेश्चंस पूछती है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कंपेयर करें। अब आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने ये बताया है कि कैसे यूपीएससी 2022 की टॉपर ऑल इंडिया रैंक 2 गरिमा लोहिया को बुक्सावा ने उनकी जर्नी में हेल्प किया है। आप भी बुक्सावा ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।